जीवन क्लासेस। हेलो एवरीवन, जीवन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं पॉलिटेक्निक के कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस जो बीटीयूपी मार्च में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली है। उसी के लिए आज हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देरी ना करते हुए चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, एक श्रृंखला दी हुई है जो जिसे हम सीरीज़ बोलते हैं या श्रेणी कहते हैं, उसका हमें 10वां पद निकालना है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस 2000, 2003 और 2004 में पूछा जा चुका है। तो इसमें हम देखते हैं, हमें श्रेणी दी हुई है -1/2, 1/2, 3/2 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें हम देख रहे हैं कि प्रथम पद जो है -1/2 है और जो इसका सार्वंतर होता है वो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जब हम इसका सार्वंतर निकालेंगे तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस, और ब्रैकेट्स में -1/2 ही आना है क्योंकि हमें जो फर्स्ट टर्म दी हुई है वो माइनस में ही दी हुई है। जब हम इसके ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2/2 आएगा। तो इसका जो सर्वांतर हमें मिलेगा वो मिलता है D=1। और फ्रेंड्स हम जानते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है nवें पद का जो समांतर श्रेणी में होता है, तो समांतर श्रेणी का जो nवां पद है वो हमें मिल जाता है Tn=a+n-1d। और इसी से हमको जो इस क्वेश्चंस में पूछा गया है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, हम इसी जगह पर n जब 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा T10=-1/2, जो हमारे पास a की वैल्यू है, प्रथम पद था, और प्लस n जो हमें मिला है 10वां पद निकालना है, तो n=10 हो जाएगा, 10-1, और d हमें सर्वांतर जो मिला था वो है 1, तो यहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे। अब इसको फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे तो -1/2 प्लस 10-1 जो होगा वो 9 होगा, इंटू से जब हम 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 ही आएगा। हमें इसको सॉल्व करना है तो ये माइनस वाली संख्या को अगर हम पीछे लिख लें तो कोई इस पर ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 9-1/2 हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 लेकर के एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 आएगा। इसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 2 18 आ जाएगा, -1/2 होगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 18-1 17 और बाई 2। तो फ्रेंड्स यही हमें जो 10 टर्म पूछी थी, 10वां पद जो उसने पूछा था वही हमारे पास आया है 17/2। तो फ्रेंड्स देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि y=x + x² + x³ प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो हमें सिद्ध करना है x=y/1 + y, ये हमको प्रूफ करना है। अब ये क्वेश्चंस देखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस भी 3 बार पूछा जा चुका है, और जो 2008 से ऊपर ईयर हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसको मैं यहाँ पर शो नहीं कर पाया हूँ। तो आप देखिएगा सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि y=x + x² + x³ प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये क्वेश्चन जा रहा है। तो ये मैं यहाँ पर आपको कुछ इसके जो पॉइंट्स होते हैं उनको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप एग्ज़ाम में लिख करके आएंगे। हम देख सकते हैं कि श्रेणी का जो प्रथम पद है वो हम a=x को हम देख रहे हैं, तथा दूसरा पद उससे x गुना, तथा तीसरा पद जो है उसका x गुना है, यानी कि तीसरा पद दूसरे का x गुना हो रहा है और दूसरा पद पहले का x गुना हो रहा है, इसीलिए जो चौथा पद होगा वो तीसरे का x गुना होगा। तो ये सीरीज चलती रहेगी, और हमें जब ऐसी सीरीज मिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो हम पहचान जाते हैं कि ये कौन सी श्रेणी है, ये गुणोत्तर श्रेणी है, जिसको हम GP भी बोलते हैं। अब आपको फ्रेंड्स ये भी पता होगा कि जीपी में सार्वनुपात निकलता है। सार्वनुपात क्या होता है? सार्वनुपात होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, यानी कि दूसरा पद अपॉन पहला पद। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक एक्स से एक एक्स की पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो r=x हो जाएगा। तो हमारे पास जो सर्वानुपात मिलता है वो x मिलता है। अब हमें श्रेणी के अनंत पदों का योग y, अब देखो ये एक योग दिया हुआ है, यानी कि x + x² + x³, यानी कि प्रथम पद हमें दे रखा है x, सेकंड दे रखा है x², थर्ड दे रखा है x³, और प्लस में आगे जा कर के इन्फिनिटी तक
ये एक सम हो रहा है, यानी कि इनका योग हो रहा है, तो इनका टोटल योग हमें दिया हुआ है जो y है, जो उसने क्वेश्चन में दिया है। तो हमारे पास फॉर्मूला जो होता है श्रेणी के अनंत पदों का योग, जो जीपी में होता है, जीपी के श्रेणी के अनंत पदों का योग हो, तो हम लिखते हैं एस इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी पदों का योग, जो अनंत पदों का योग होता है उसको एस इन्फिनिटी से हम दिखाते हैं। और जो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है वो ए, यानी कि प्रथम पद अपॉन 1 माइनस आर। देखिएगा फ्रेंड्स, 1 माइनस आर तभी आएगा जब हमारे पास जो आर की वैल्यू है, जब हमारे पास आर की वैल्यू जो होगी वो 1 से छोटी होगी। अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो 1 के बाद में माइनस में आर लिखेंगे, और अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हम क्या लिखेंगे, आर माइनस 1 लिखेंगे। यानी कि जो वैल्यू बड़ी होगी उसी को हम यहाँ पर पहले रखेंगे, माइनस के साथ उस वैल्यू को रखेंगे जो वैल्यू हमारी 1 से छोटी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो अनंत पदों का योग है वो हमें दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यानी कि ये श्रेणी इन्फिनिटी तक प्लस में दी हुई है। तो इस इन्फिनिटी श्रेणी का जो सम है वो हमें प्राप्त है जो y है, तो s इन्फिनिटी इक्वल टू वाई, और r हमारे पास निकल करके आया है x, तो x यहाँ पे रख दिया, और a हमारे पास जो प्रथम पद था वो हमें मिल रखा है इक्वल टू x। इन सभी जो वैल्यू है उनको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें मिलता है y इक्वल टू ए की जगह पर हम x रखेंगे तो x, और r की जगह पर रखेंगे हम x, तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे तो y 1 माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू में x हो जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y 1 से मल्टीप्लाई करेगा 1 आ जाएगा, y आ जाएगा, और y जो है वो x से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस के एक्स वाई आ जाएगा, इक्वल टू जो दूसरी साइड है उसको एज इट इज रखेंगे। तो एक्स वाई को हम जब इधर पक्षांतर करके ले जाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह हमारे प्लस में बदल जाता है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई पर हम पहुँचते हैं। और इसमें से हमें दिखाई दे रहा है कि ये इधर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो y इक्वल टू एक्स 1 प्लस वाई, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमें पता है कि जब हम किसी भी टर्म को इधर मल्टीप्लाई में देखते हैं और इसको इधर लाने की कोशिश करते हैं तो वो टर्म इस वाली टर्म के, यानी कि दूसरी साइड टर्म है उसके अपॉन में जाती है। तो हमें जो मिलता है x इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई मिलता है। और जैसे ही हमें ये मिलता है तो फ्रेंड्स हमें पता चल जाना चाहिए कि जो हमें ज्ञात करना था हमें वो मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर लिख देंगे। तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चंस अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और यूपीपीटी में खासकर ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चंस इतना ज़्यादा पूछा नहीं गया है जो बाइनोमियल थ्योरम है, लेकिन हाँ इस बाइनोमियल थ्योरम पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बने हुए हैं और बार बार आते भी हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है, इसका मैंने क्वेश्चंस बना गया है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, अगर हमारे पास कोई x और a वास्तविक संख्याएं हों और n कोई धनात्मक पूर्णांक हो, यानी कि जो n है वो धनात्मक पूर्णांक में हमें दिया गया हो, तो हमारे पास जो x प्लस a का होल पावर n, इसका जो विस्तार होता है, इसका जो एक्सपेंशन होता है, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं x की पावर n प्लस nc1। और देखिएगा यहाँ पर इसको ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है, ये इस तरीके से ऐसे समझिएगा, nc1 यानी कि एन सी के ऊपर वाली टर्म और सी के जो नीचे वाली टर्म है जहाँ पर आर रहता है एनसीआर में, तो एन और यहाँ पर 1 है तो एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाएगी, और जो सी के नीचे वाली टर्म है उसी को हम ए की पावर में लिखेंगे। फ्रेंड्स इसी प्रक्रिया को आप दोहराइएगा, टोटल सीरीज आपकी बनती जाएगी। nc2 है तो हम क्या करेंगे, n और 2 है तो एक्स की पावर n माइनस 2, ए की पावर या जो सी के नीचे लिखा हुआ है उसी को हम यहाँ पे रख देंगे। तो इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आप कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे और आसानी से इस सीरीज़ को लिख सकते हैं। प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसी तरीके से जब nc3 लिखेंगे तो x की पावर n माइनस 3 और a की पावर 3, इस तरीके से हम करते जाएंगे आगे। जो हमें टर्म मिलती है प्लस ncr, अगर यहाँ पर n और r है तो x की पावर में n माइनस r ही जाएगा, और जो c के नीचे है वो a की पावर में जाएगा। प्लस डॉट डॉट डॉट, जब हम n टर्म पर पहुँचते हैं तो ncn डॉट, यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक टर्म नहीं लिखी है, वो क्या है n, यानी कि x की पावर जो होगी वो n माइनस n होगी, और हमें पता है कि इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो x की पावर 0 और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आती है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको नहीं लिखा है। और a की पावर में क्या है, जो c के सफिक्स में है नीचे आएगा, उसी को हम यहाँ से यहाँ तक लिखते आए हैं, तो यहाँ पर भी a की पावर n ही हो जाएगा। अब ये सीरीज जो होती है ये कहलाती है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम, इसी को बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। और ये किस लिए दी थी, ये इसलिए दी गई थी कि हमारे पास अगर हम देखें कि x प्लस ए इसका होल स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, x प्लस बी
इसका क्यूब हम निकाल सकते हैं, एक्स प्लस बी इसकी फोर्थ हम निकाल सकते हैं, पावर 5 से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा और अगर हम स्ट्रगल कर ले तो हम 5 6 तक भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक्स प्लस बी इसकी जो पावर है वो 999 दी जाए, तो 999 अगर ये इतनी पावर हमें दे दी जाए तो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो उसके लिए हमारा जो ये सॉल्यूशन निकला था तो बायनोमल ने दिया था। बायनोमल जी ये थे कि अगर हमारे पास कोई भी इस तरीके की टर्म हो और वो nth पावर में जाए, यानी कि पावर हमारी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो हम इस तरीके से बायनोमल थ्योरम उन्होंने दी थी कि इस मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे कई क्वेश्चंस बनते भी हैं, तो इसको ट्राई कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगले क्वेश्चन हमें जो दिखाई देता है वो है हमारे पास ए इक्वल टू हमें दिया हुआ है 3i माइनस 2j और प्लस में 4k है, और बी जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है i माइनस 2j प्लस 2k। तब हमें क्या निकलवा रहा है, वो a डॉट बी निकलवा रहा है। अब a डॉट बी जो होता है वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे पास i डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के होता है, डी डॉट प्रोडक्ट में होता है इक्वल टू 1 होता है। अगर हमारे पास आई डॉट जे, जे डॉट आई या के डॉट आई अगर हमें ये सेम मिलते हैं तो हम 1 लिखेंगे। अगर अदरवाइज अगर ये हमें डिफरेंट मिलते हैं, जैसे आई जे है, जे के है, के आई है, ये मिलते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हम उसको 0 लिखते हैं। तो अब देखिएगा मैंने यहाँ पर राइट किया है, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 3i के हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3i डॉट आई आएगा, तो इसलिए हम इसको 1 लिखेंगे तो 3 का 3 आ जाएगा। लेकिन जब हम इसके 2j से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 6 और i और j, तो i डॉट j। जब हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट में इसको हम 0 लेते हैं, तो इस टर्म को जब 0 लिखेंगे तो ये इस टर्म को भी 0 कर देगा, तो ये टर्म 0 आने वाली है। ऐसे ही जब इसकी मल्टीप्लाई हम 2 कैसे करेंगे, तो 3i और 2k जब दोनों डॉट प्रोडक्ट में आएंगे तो 3 इंटू 2 ये आ जाएगा 6 और ये i डॉट के। अब देखिएगा यहाँ पर भी डिफरेंट है, अब जब यहाँ पर भी डिफरेंट है तो यहाँ पर भी 0 आएगा। तो हम थोड़ा शॉर्ट करने के लिए ये कर लेते हैं कि जो i है उसको i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो j है उसको j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो k है उसको k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होने वाला है। तो गाइज मैंने यही किया, 3i तो i से मल्टीप्लाई की तो i 1 हो जाएगा और इसका 3 आ जाएगा। ऐसे ही इसको किया तो -2 और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे +4 आ जाएगा, और हम यहाँ पे 4 के और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसलिए हमें आंसर मिल जाता है 3 + 4 + 8 और इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास 15। यही हमारे पास a डॉट बी निकालना था। गाइज आगे चलते हैं। अगला हमें क्वेश्चन मिलता है 2 - i और 2 - 3i को सॉल्व करना है। अब इसको हम जैसे ही देखते हैं तो ये क्वेश्चंस कई बार आ चुका है और ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखेंगे तो इसका ब्रैकेट सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमें मिलता है 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, और 2 इंटू 3i तो हमारे पास -6i आ जाएगा। i की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे -2i आ जाएगा, और i माइनस में है और माइनस में ही 3i है, तो देखो हमारे पास मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है तो +3i² आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि i² समिश्र संख्या में हमारे पास क्या होता है, -1 होता है, जो i की वैल्यू रूट में -1 कहलाती है। अब 4 माइनस, अब ये 6i है माइनस के, ये माइनस के 2i है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, और 8i आ जाएगा, प्लस 3i² हो जाएगा। जब i² की वैल्यू रखेंगे तो -1 रख देंगे, यहाँ पर -1 रखने पर हमें क्या मिलता है, ये -3 मिल जाएगा। अब 4 और 3 इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो 4 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो हमारे पास 1 बचता है, 1 - 8i, यही हमारा इसका आंसर होता है। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन था, और देखने में लग रहा था कि मतलब कुछ इसमें डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो हमें देखिए ये कह रहा है कि यदि a इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के, तब इसका मापांक ज्ञात करना है। तो गाइज जान लीजिएगा जो मापांक होता है वो हम मॉड को ही बोलते हैं, यानी कि किसी संख्या के अगर वो मापांक पूछ रहा है और तो हमें उसका मॉड ही निकालना होगा, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो जब हम मॉड निकालते हैं हमें पता है कि जो i का गुणांक है उसका स्क्वायर कर लेते हैं, और जो j का गुणांक है उसका स्क्वायर कर लेते हैं, और जो k का गुणांक है हम उसका स्क्वायर कर लेते हैं, और उसको करते हैं हम रूट के अंदर, और सभी को हम प्लस में लिख लेते हैं। अब हमने ये किया, i का गुणांक यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस j का गुणांक यहाँ पर -1 है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर -1 है तो -1 का ही स्क्वायर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर माइनस है और यहाँ पर 1 ही दिखाई दे रहा है तो उसको हम 1 का ही स्क्वायर करेंगे, नहीं, हमें उसको चिन्ह के साथ लेकर के चलना है, साइन के साथ लेकर के चलना है। अब इसको k के देखेंगे तो k के वैल्यू, k का जो गुणांक है, k का जो कॉफिशेंट है वो भी हमारे पास 1 ही है, तो इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। अब देखिएगा माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास प्लस में आता है। देखिएगा ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हमें कोई माइनस की टर्म है और उसकी जो पावर है वो सम है, सम मतलब
जो इवन नंबर है, अगर उसकी पावर में इवन नंबर आ रहा है तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हमेशा प्लस में ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और अगर कोई माइनस की टर्म है, अगर वो ऑड नंबर पावर हम मिल रही है तो ऑड नंबर पावर में हमेशा जो आंसर आता है वो माइनस में आता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स है, ये याद रखिएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 + 1 + 1 आ जाएगा, और इसको हम क्या करते हैं, 1√3 हमें ये मिल जाता है। तो ये वैल्यू किसकी आई, जो ए का मॉड है यानी कि ए का मापांक पूछा गया है, उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। तो ये हल करने को कह रहा है कि 1 + i है अपॉन में 1 - i है। तो गाइस हम जानते हैं कि जब भी हमें कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हम जो इसमें डिनोमिनेटर होता है, जो इसमें हर हम बोलते हैं, तो हर के अपोजिट साइन से, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर और नीचे। तो ऊपर के जो टर्म होंगी वो दोनों सेम हो जाएगी, 1 + i है, ये भी 1 + i है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और हमें पता है कि अगर सेम टर्म अपोजिट साइन के साथ हो, 1 - i है, ये 1 + i है, तो हम उसको पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पहली संख्या का स्क्वायर 1 स्क्वायर हो गया, माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर i² हो गया। अब हम जानते हैं कि इसका जब हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 + i² + 2i हो जाएगा, और 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं i² की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -1 ही होगी, तो 1 - -1 हो जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमारे पास ये टर्म मिल जाती है। अब देखिएगा यहाँ पर भी हम वही रखेंगे, जो i² की वैल्यू है वो -1 होती है, तो यहाँ पर हम जब इसको पुट करेंगे तो 1 - 1 हो जाएगा, प्लस में 2i, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2i/2, अब 2 से 2 कैंसिल आउट जब होगा तो हमारे पास बचता है i। गाइस यही इस क्वेश्चन का आंसर था। देखिएगा ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो जिस ईयर में आया हुआ उसको मेंशन नहीं किया है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मिल जाता है कि एक त्रिभुज है ABC, उसमें त्रिभुज का जो एंगल है A वो 30 है और एंगल C जो है वो 45 है। तो हमें जो है A/C, यानी कि देखो रेशो को हम अपॉन में भी लिख सकते हैं, अपॉन को हम रेशो बोलते हैं, तो इसको हमें ये निकालना है। देखिएगा गाइस ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, ठीक है, आगे भी ये क्वेश्चन तो आया हुआ होगा, लेकिन मेरे पास जो ये इसका सॉल्यूशन है वो इतने में ही है, आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो हमें एंगल A दे रखा है 30 और एंगल C जो है इसका दे रखा है हमें 45। तो साइन रूल हम जानते हैं कि साइन A/A होता है, साइन B/B होता है और साइन C/C, ये तीनों इक्वल में होते हैं, यही हमारे पास साइन रूल है, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो हम इनके दोनों हम देखिएगा यहाँ पर A और C हमें निकालना है। तो A और C हमें निकालना है, तो हम ये वाली टर्म और इसकी ये वाली टर्म, इन दोनों टर्म को हम लेंगे, ठीक है। B हमें निकालना नहीं है, बी की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो बी को हम छोड़ देंगे। यहाँ पे साइन A/A इक्वल टू साइन C/C हम रखेंगे। तो साइन A, और इस साइन को हम यहाँ पे और इस A को हम यहाँ पे ले जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जब इधर हम ले जाते हैं तो A/C हो जाता है। तो हमने पहले कहा था कि जो अपॉन में होता है उसी को हम रेशो में लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ पर इधर A/C लिख सकते हैं। और साइन A जो एंगल है हमें 30 दिया हुआ है, तो A की जगह पर 30 रखेंगे। B एंगल हमें 45 दिया हुआ है, तो B की जगह, सॉरी C एंगल जो है हमें 35 दिया हुआ है, तो C की जगह पर हम क्या रखेंगे, 45 रख देंगे, ठीक है। तो C 45 है तो C की जगह पर 45, और A 30 है तो A की जगह पर 30। अब साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं कि 1/2 होता है, और अपॉन में साइन 45 की वैल्यू हम जानते हैं कि 1/√2 होता है। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, जी हाँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपॉन है, यानी कि डिवाइड का साइन है। अब जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो जब डिवाइड के बाद वाली संख्या होती है उसको हम चेंज कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। तो ये 1/√2 था, तो √2/1 हो जाएगा। और गाइज यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर एक संख्या रूट में है और उसके अपॉन में या उसके ऊपर जो है संख्या वही है सेम, लेकिन उसके ऊपर रूट नहीं है, जब हम उसको कट करेंगे तो जिस संख्या के ऊपर रूट नहीं है वहाँ पर उसी संख्या पर रूट चला जाता है और यहाँ पर आ जाता है 1। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये ऊपर यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ होता तो हम इसको कट करते और ये √2 आ जाता, ठीक है गाइज, ध्यान रखिएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे √2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो 1/√2 हो जाएगा। तो A/C जो ये निकल कर क्या आ रहा है, वो आ रहा है A1/√2। तो A/C की वैल्यू ही उसने हमसे मालूम की थी और हमें जो है उसी की वैल्यू हमें मिल गई है, तो वो आंसर हो जाएगा 1/√2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, तो हमें क्या मिलता है कि यदि f(x) = -x² + 3x + 4, तब हमें f2 की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही ईजी, बहुत ही हल्का ये क्वेश्चंस है और अच्छा क्वेश्चंस है ये।
क्या कहता है कि अगर कंफ्यूज करने वाले कुछ क्वेश्चन उसने रखे हैं तो बीच में ये इजी क्वेश्चन डाल देता है और हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो गाइस ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर F2 हमें निकालना है, Fx दिया हुआ है, तो जहाँ पर x है वहाँ अगर हम इस इक्वेशन में सभी जगह पर 2 रख दें तो हमें ईजिली ये आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पर -x² है तो -2 का होल, ये -2 अलग रहेगा, x की जगह पर हमें केवल 2 रखना है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा +3 × 2 +4 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा 3 × 6 और ये आ जाएगा हमारे पास 4, तो ये क्या मिलेगा हमें F2 की वैल्यू 6 मिलेगा। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2 या 1 नंबर में आ सकता है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे वो मालूम कर रहा है कि यदि x टेंस टू 1 तब लिमिट log x अपॉन x - 1 का मान हमें निकालना। देखिएगा कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो ज़रूर ध्यान से देखिएगा और देखिएगा किस तरीके से ये होता है। आपने पढ़ा होगा इंटर में, अगर आपने किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किए हैं तो भी आप देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लिमिट x टेंस टू 1 log x अपॉन 1 - x दिया हुआ है। हम इसके पहले सिंपली लिमिट रख के देखते हैं, तो log यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो log 1 और -1 आता है। तो देखिए 0/0 हमें मिलता है, जो अनिर्धारित है, जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसका हम आंसर नहीं निकाल सकते। लेकिन हाँ गाइस ध्यान रखिएगा, इसको इन्फिनिटी नहीं लिख सकते हैं। इन्फिनिटी हमारे पास एक वैल्यू हो जाती है, लेकिन 0/0 है तो उसको अनिर्धारित है, यानी कि इसको अनिर्धारित का मतलब होता है निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी आपके पास अगर ये कंडीशन बन जाए तो आप एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करिएगा। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि लिमिट x टेंस टू 1 जो भी हमारे पास दिया हुआ है, ऊपर वाली टर्म जो है जो न्यूमरेटर में होती है उसको हम अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जो नीचे हर में होती है जो डिनोमिनेटर कहते हैं हमसे, उसको अलग हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करना आपको आता होगा, तो हम इसको log x को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो log x का डिफ्रेंशिएट होता है 1/y। डिफ्रेंशिएट बोल रहा हूँ मैं गाइज, अवकलन को डिफ्रेंशिएट बोला जा रहा है, ठीक है, अवकलन को इंग्लिश में डिफ्रेंशिएट बोलते हैं। तो log x का जब हम अवकलन करेंगे तो 1/x हो जाएगा, और x का अवकलन जब हम करते हैं तो हमें पता है कि वो 1 हो जाता है। और किसी भी कांस्टेंट यानी कि 1 या 2 या 3 किसी भी कांस्टेंट टर्म का जब हम डिफ्रेंशिएट यानी कि अवकलन करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा हमेशा के लिए 0 हो जाती है। तो 1 - 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 का डिफ्रेंशिएट 0 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है लिमिट x टेंस टू 1 1/x मिल जाता है। अब गाइज हम इसकी लिमिट रख के देखेंगे तो हमें x की जगह पर 1 रख देना, तो x यहाँ पर है तो 1/1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें ईजिली प्राप्त हो जाती है। तो गाइज ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने वाली बात है, जहाँ पर ये टर्म ये कंडीशंस हमें बने तो हमें जो है एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलता है, हमें देखिए सिंपली डिफरेंशिएट करना है, अवकलन करना है, तो y = sin x होता है, इसका dy/dx निकालेंगे तो अवकलन करने पर x के सापेक्ष हम अवकलन करने वाले हैं, तो dy/dx = d/dx sin x हमें अवकलन करना है। तो हम इजीली बता सकते हैं कि जो sin x का जो अवकलन होता है वो cos x होता है। तो गाइस यहीं पर इसका आंसर मिल जाता है, और ये क्वेश्चन देखिएगा 1998 में आया हुआ है, 1999 में आया हुआ है, 2001 में आया है, 3 में आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है और पूछ लेता है एक नंबर में, इस क्वेश्चन को पूछ लेता है जो हमारे ये दिया हुआ है, यानी कि जो साइन रूल है उसको लिखिएगा, जिया का नियम लिखिएगा, तो हमारे पास ये रूल होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, a/sin a बराबर b/sin b बराबर जो होता है c/sin c होता है। तो इसको हम sin a/a = sin b/b = sin c/c भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, दोनों तरीके से ये जो रूल होगा वो सही होगा। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा, अगर हम एंगल को ऊपर लिखना है तो एंगल को ऊपर लिखना होगा, टर्म को ऊपर लिखना है तो टर्म को ऊपर लिखना होगा, बस ये इसका ध्यान रखिएगा। बाकी दोनों जो रूल हैं वो सही होंगे, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। आगे हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस। तो हमें दे रखा है एक श्रृंखला दी हुई है, और वो क्या कह रहा है कि हमें 10वां पद निकालना है। और देखिए क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। हमें दी हुई है जो श्रृंखला है, जो श्रेणी सीरीज दी हुई है, तो 3 - 6 12 और -24 आगे डॉट 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 यानी कि आगे तक ये सीरीज दी हुई है। तो मैंने ये लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िएगा। हम देखते हैं कि दी हुई श्रेणी में दूसरा पद पहले पद का 2 गुना तथा तीसरा दूसरे का 2 गुना, ये हम देख रहे हैं, ठीक है, -2 गुना हो रहा है। तो पहला पद वो दूसरा पद जो है वो -2 गुना है पहले पद का, और जो तीसरा पद है वो -2 गुना है दूसरे पद का, ठीक है। तो हम यही देख रहे हैं, और जो तीसरा पद होगा वो -2 गुना होगा, जो फोर्थ टर्म है हमारी, चौथा पद है वो -2 गुना हो जाएगा तीसरे टर्म के, और जो फिफ्थ टर्म होगी वो -2 गुना हो जाएगा हमारे पास थर्ड टर्म के, फोर्थ के, ठीक है। तो फोर्थ टर्म के -2 गुना फिफ्थ टर्म बनती है, फिफ्थ टर्म के -2 गुना बन जाती है 6, आगे ऐसे -2 गुना करते करते हम आगे टर्म बनाते चले जाते हैं। तो इसने डॉट डॉट दिया हुआ है, श्रेणी बनी हुई है। तो पहला पद हमें 3 दिया हुआ है, और इसका जो सारवन देखिएगा, अगर कोई भी इस तरीके से किसी एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते करते हमारे पास सीरीज बनती है तो उसको हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी
में हमारे पास सर्वांतर निकलता है। सर्वांतर क्या होता है, सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म निकाली जाती है, तो इसका -2 हमें मिल जाता है, यानी कि आर की वैल्यू हमें -2 मिल गई। तो जो जीपी का 10वां पद हमें निकालना है, 10वां पद निकालना है, देखो 10 पदों को 10वें पद को खोजो, 10वें पद को हमें खोजना है तो हमें निकालना होगा, यानी कि जो हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास ARn-1। तो यहाँ पर 10th टर्म निकालनी है, तो 10th टर्म में हमारे पास n = 10 है, इक्वल टू AR। अभी यहाँ पर हम n की वैल्यू रखेंगे तो 10 - 1 हो जाएगी। अब देखिएगा R हमें मिला हुआ है -2 और A हमें मिला हुआ है 3, तो यहाँ पर हम वैल्यू दोनों पुट कर देंगे, A = 3 हो जाएगा और R = -2, इस पावर हो जाएगा 10 - 1 यानी कि 9। जब हम -2 के पावर 9 हम जब सॉल्व करते हैं, मैंने गाइस पहले ही बताया था हमें 9 दिखाई दे रहा है, तो 9 जो है वो ऑड टर्म है, और ऑड टर्म अगर माइनस वाले टर्म की कोई पावर बनती है तो हमें जो आंसर आता है वो माइनस में ही मिलता है, ठीक है। तो 2 की पावर 9 है तो उसको 512 यानी कि 512 हो जाएगा, और माइनस का माइनस रहेगा क्योंकि हमारे पास ऑड पावर है। अगर यहाँ पे इवन पावर 10, 12, 14 या फिर 8, 6 जो भी होती, अगर सम पावर होती तो हम यहाँ पर प्लस लिख देते, इसलिए हमने प्लस नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर ऑड पावर है। तो T10 हमारे पास आ जाएगा 512 के मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो माइनस के 1536 यानी 1536 हमारे पास आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। त्रिभुज ABC में A = 2 है, B = √6 है और C = √3 - 1 है, तो A का मान हमें निकालना है। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा कोसाइन रूल से होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो कोसाइन रूल है, कोसाइन रूल हमारे पास होता है cos A = B² + C² - A² अपॉन में 2BC। तो यहाँ पे देखिएगा A की वैल्यू हमारे पास है, B की वैल्यू हमारे पास है, C की वैल्यू हमारे पास, सारी वैल्यू हम अगर पुट करेंगे तो हमें cos A की वैल्यू मिल जाएगी और इसी से हम A की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो B की वैल्यू हमें दी हुई है √6, तो √6 का स्क्वायर हो जाएगा। C की वैल्यू दी हुई है √3 - 1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और A की वैल्यू हमारे पास 2 दी हुई है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हमारे पास BC यानी कि 2 × B की वैल्यू हमारे पास √6 और C की वैल्यू √3 - 1। इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। √6 का स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ये आपको अच्छी तरह पता होगा, जानते होंगे और सॉल्व भी किए होंगे। तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे, प्लस इसको होल स्क्वायर हमें दिखाई दे रहा है, तो होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसको हम ओपन करेंगे तो √3 की जो स्क्वायर है वो आ जाएगी, प्लस 1² - 2 रूट हो जाएगा 3 और माइनस के 4 यानी कि 2 × 2 ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये एच डी लिखा जाता है। अब ऊपरी संख्या को हम सॉल्व कर चलेंगे क्योंकि हमें जो नीचे संख्या है उसको हम ऊपर बना देना है और कैंसिल आउट कर देना है, आंसर हमें मिल जाएगा। आगे हम चलते हैं तो √3 ये वैसे ही आ गया, जो रूट का अगर स्क्वायर होता है तो उसका रूट हट जाता है, तो क्या हो जाएगा 6 + 3 हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 आ जाएगा, -2 √3 माइनस के 4। अब देखिएगा 3 + 1 जो है वो 4 हो जाते हैं, तो यहाँ पे 4 माइनस का यहाँ पे प्लस के होंगे तो आंसर में ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। कैंसिल आउट होने पर हमें 6 - 2 √3 मिल जाता है अपन में √2 √6, जो हमारे पास ये एच डी संख्या हम यहाँ पे चला रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से हमें जो है ये मिलता है, 6 को हम 2 × 3 तो लिख सकते हैं, लेकिन 3 को √3 और √3 भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि रूट वाली संख्या और रूट वाली संख्या दोनों अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर से रूट हट जाता है और एक बार संख्या को लिख देते हैं। तो गाइज 3 को √3 × √3 हम लिख सकते हैं, माइनस के 2 √3 हमारे पास ये है ही। तो देखिएगा यहाँ से अगर हम √3 को कॉमन ले लें तो हमें √3 - 1 अंदर बच जाता है, यानी कि यहाँ से ये कॉमन जाएगा तो ये बचेगा, और यहाँ से ये पूरा कॉमन जाएगा तो हमारे पास 1 बचता है। तो यहाँ पर √3 - 1 यहाँ दिखाई दे रहा है और √3 - 1 हमें नीचे दिखाई दे रहा है, तो इनको हम क्या करेंगे आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट करने के बाद हमें 1/√2 मिल जाता है। वो कैसे, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो इस √3 और अपन में √6 ये जो हमारे पास √3/√6 हमें बचता है, तो ये हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जब इसको हम इससे कैंसिल आउट करेंगे तो रूट में 1/2, अगर 1 का जो रूट होता है वो क्या आएगा, 1 आता है, √2 का रूट है। यहाँ से ये टर्म आई हुई है। अब देखिएगा ये किसके इक्वल चल रही थी, ये चल रही थी हमारे पास cos A के इक्वल, cos A के इक्वल चल रही थी, हम इसको लिख देते हैं cos A = 1/√2। अब cos A 1/√2, cos में cos 45 की वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा ये cos 45 की वैल्यू होती है। जब cos 45 की वैल्यू को हम ये लेते हैं तो cos और cos देखिए ये सेम है, लेकिन इसके एंगल को हम कंपेयर करेंगे तो एक एंगल जो है वो आ जाएगा 45, और यही देखिए हमसे पूछा गया था, जो एंगल A है उसी का मान हमको पूछा गया था, तो एंगल A का मान हमारे पास आ जाता है 45 डिग्री। तो गाइज यहीं पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और अभी आगे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह देखिएगा, ये बार बार UPBT जो है एग्ज़ाम में पूछती रहती है, और अभी जो है वो मार्च में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो अब ज़्यादा दिन नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा। हर क्वेश्चंस को इस तरीके से ट्रीट किया गया है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है, और उसको ईजी तरीके से मैंने सॉल्व किया है, तो आप देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर